अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, और ये भी पढ़ा था कि कौन से बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हैं जिनको हम पढ़ के आगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बआसानी समझ सकते हैं। और हमने ये भी कहा था कि इन बेसिक्स को बनाकर, बुनियाद बनाकर, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको हिंट्स के ज़रिए फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री समझाएंगे और इसी लेक्चर के आखिर में इसी टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टाइकोमेट्री के बारे में। तो स्टाइकोमेट्री ग्रीक वर्ड से निकला है, मतलब ये स्टाइकोमेट्री ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके दो हिस्से हैं, स्टाइको या स्टाइकोन। स्टाइको मीन्स एलिमेंट और मीट्री मीन्स मेजरमेंट। मीट्री मीन्स मेजरमेंट। तो आप सिंपली इसके वर्ड्स के जो मानी है उस पर भी डिफिनीशन बना सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट या विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो स्टाइकोमेट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक शाख है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की शाख है एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक शाख है जिसमें हम किसी केमिकल प्रोसेस के अंदर, केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर आप एलिमेंट की मेजरमेंट करते हैं, एलिमेंट की मेजरमेंट करते हैं। क्या मतलब? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर हैं और यूरिया बना रहे हैं, तो यूरिया के अंदर मेन चीज़ क्या है? अमोनिया है। तो अमोनिया को बनाने के लिए आप दो चीज़ों का सहारा लेते हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं जिनसे अमोनिया बनता है, वो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो इनको मिलाकर आप अमोनिया बनते हैं। आप उनको बैलेंस भी कर सकते हैं कि दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 लगा लें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए आप यहाँ पर 3 लगाएं, और यहाँ पर आपके 2 3s are 6 and 3 2s are 6। तो इसको समझने के लिए आप जो है किसी बेस की ज़रूरत नहीं है कि स्टाइकोमेट्री कोई क्या है, उसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ये केमिस्ट्री की एक शाख है जिसमें हम किसी कीमियाई अमल में जो एलिमेंट हिस्सा लेते हैं, जो मालिक्यूल हिस्सा लेते हैं, जो एटम हिस्सा लेते हैं, उनको मेजर करते हैं कि कितने एलिमेंट किस रिएक्टेंट के अंदर इस्तेमाल हुए और कितने एलिमेंट, कितने एटम, कितने मालिक्यूल किसी प्रोडक्ट में बने हैं। तो ये सारी डिफिनीशंस आप स्टाइकोमेट्री की भी कर सकते हैं कि स्टाइकोमेट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये सिंपल डिफिनीशन आप कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि स्टाइकोमेट्री स्टाइकोमेट्री जो है उसके अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का भी होना ज़रूरी है। देखिए ना, आप कोई और एग्जांपल भी लेते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो H2 होगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर स्टाइकोमेट्री कैसे स्टडी होगा। तो आप स्टाइकोमेट्री को अच्छी तरह समझने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन मालिक्यूल इस्तेमाल हुआ, मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल हुए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम बने इन द फॉर्म ऑफ H2O। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन मालिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम एक बना है एज ए प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो इसको इक्वल करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन इक्वल हो, लेकिन हाइड्रोजन कम हो जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो आपके ये इक्वल होते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेके हम स्टाइकोमेट्री स्टडी कर सकते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि स्टाइकोमेट्री के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉ फॉलो होगा और वो लॉ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के ना हम किसी मास को, किसी एलिमेंट को
बना सकते हैं और ना उनको हम तबाह कर सकते हैं, लेकिन ये एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट होगा। तो ये था एक छोटी सी डिफिनीशन स्टोइकियोमेट्री के अंदर। ये सारे जो प्रोसेस कीमियाई होते हैं, चाहे आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, हद तक कि आप अपने घर में चाय या सालन बनाते हैं, तो उनके लिए भी एक ख़ास तनासब का होना ज़रूरी है, तभी आपके पास मतलूबा टारगेट बनेगा। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर कुछ और जो है टॉपिक्स भी हैं जिनको हम फ़र्दन पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत मशहूर जो टॉपिक है जो आज के लेक्चर का मेन हिस्सा है, और वो है मोल। तो मोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये पहला टॉपिक था, और ये मोल हमारे पास आज दूसरा टॉपिक है। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि स्टोइकियोमेट्री की जो मैंने हिंट्स लिए, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आती तो यहाँ पर सिर्फ बातों पर गौर करें। नोट्स के लिए मैं आपको आगे मतलब वीडियो के एंड में आपको मैं स्क्रीनशॉट अपने बनाए हुए नोट्स का लूँगा जो इन तर्ज पर बने हैं। तो मोल क्या है? याद रखें कि हर फील्ड के अंदर, चाहे आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, डेली लाइफ है, या फिज़िक्स के अंदर है, मैथ्स के अंदर है, तो आप मेजरमेंट का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? मेजरमेंट। तो केमिस्ट्री के अंदर चूँकि आप क्या करते हैं, एटमों के साथ या एलिमेंट के साथ आपका अमूमन डील होता है, या एलिमेंट ना लें, मॉलिक्यूल ले लें, तो उनको आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको इंडस्ट्रियल जो फील्ड है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच लें कि इन छोटे ज़र्रों का आप मेजरमेंट कैसे लेंगे? कुछ समझ आ रही बात कि आप इन एटमों को या एलिमेंट को या मॉलिक्यूल को कैसे मेजर करेंगे? तो केमिस्ट्री के अंदर इनकी ख़ास तनासुब ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप NaCl बनाते हैं, तो NaCl के लिए 1 सोडियम 1 क्लोरीन की ज़रूरत है। तो अगर आप उनको बनाते हैं तो आप सोडियम लेंगे, आप जो है आप सोडियम लेते हैं, आप क्लोरीन लेते हैं, और सोडियम लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं। तो इस सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए आप क्लोरीन और सोडियम का सल्फ, तो कैसे आप 1 सोडियम लेंगे? सोडियम एटम तो बहुत छोटा है, क्लोरीन का एटम बहुत छोटा है, एज ए मॉलिक्यूल आप लेते हैं तो क्लोरीन तो बहुत छोटा है, तो उसको आप कैसे लेंगे? तो इस मसले को आप बासानी हल करते हैं कि एलिमेंट्स को बआसानी कैलकुलेट करने के लिए आप मोल का सहारा लेते हैं। मोल क्या है कि वैन, या आप इसकी डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं कि दी सम ऑफ, जमा करो, ऑफ एटॉमिक मासेस को, मलिकुलर मासेस को, या जो भी आपके पास फार्मूला मास है या आयनिक मास है, और इनको एक्सप्रेस करो ग्राम में, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, कि आप एटॉमिक मास को, मलिकुलर मास को या फार्मूला मास को किस में ज़ाहिर करो? ग्राम में ज़ाहिर करो। तो उसको आप बासानी आप मोल कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि H2O का मलिकुलर मास है 18। कैसे 18 है, इसकी हम कैलकुलेशन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इसके साथ ग्राम लगाते हैं कि मलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो ये बराबर होगा 1 मोल के, ये बराबर होगा 1 मोल के। और हम ये भी पढ़ेंगे कि 1 मोल के अंदर ज़र्रे होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये हम पढ़ेंगे। या आप दूसरी डिफिनीशन का सहारा भी ले सकते हैं कि द मास ऑफ सब्सटेंस वो चीज़ दैट कंटेन, कि उसमें मौजूद है, दैट कंटेन दी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, कि वो चीज़ किसी भी चीज़ का वो मास जिसके अंदर इतने ज़र्रे मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो 1 मोल कहलाएगा। तो अगर आप मोल को देखते हैं तो ये एक साइंटिफिक काउंटिंग यूनिट है। मोल इज़ आ साइंटिफिक काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे कि आप बाज़ार जाते हैं, 1 डज़न ऑफ बनाना लेते हैं। अगर आप किसी शॉपकीपर में जाते हैं तो आप उसको कहते हैं कि आप मुझे जो है 1 दर्जन
किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं, डजन, जैसे कि ऑरेंज है, जिसके एग्स हैं। आप किसी जूतों की शॉप में जाते तो 1 पेयर लेते हैं, तो वो सारे काउंटिंग में आते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर मोल जो है वो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा, तभी जाकर आप एक ख़ास नंबर ऑफ़ एटम को ख़ास नंबर ऑफ़ एटम के साथ मिलाएंगे। और अगर आपको ख़ास नंबर ऑफ़ एटम नहीं मिलते तो बनने वाली चीज़ का बिगाड़ आएगा और आपको सही टारगेट नहीं मिलेगा। तो सारे केमिकल प्रोसेस के लिए जो है काउंटिंग ज़रूरी है। और काउंटिंग हम कहाँ से लेते हैं? काउंटिंग हम मोल से लेते हैं। एक और आप ऑब्जेक्टिव के लिए एक बात सीख लें कि मोल को आप कि मोल इज़ आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। 1 मीन्स इस तरह भी आप लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। कुछ इसके फार्मूलाज भी हैं कि अगर आप कहते हैं कि मोल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप मोल को किसी भी चीज़ के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसके अंदर कितने मोल होंगे? तो आप सिंपल 2-3 फार्मूले हैं, उनका सहारा लेकर आप मोल को मालूम कर सकते हैं। तो आप कह दें कि मोल के अंदर कितने फार्मूले हैं? मोल है वो 3 फार्मूला इन विच वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल from given mass, या we can calculate the mole from given number of particle, or we can calculate the mole from given number of volume of any gas। ठीक है, तो आप उन 3 फार्मूलों को आप थोड़ा सा समझ लें कि वो कौन कौन से फार्मूले हैं। कि अगर आपके पास डेटा जो है वो ग्राम के अंदर है, तो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास मीन्स कि आप NaCl को देख लें तो इसका मोलर मास क्या होगा कि Na का एटॉमिक मास है 23, क्लोरीन का है 35.5, तो आपके पास आ जाएगा ये है 8 और ये है 5, 58.5, तो ये उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो आप आसानी मालूम कर सकते हैं कि किसी भी मतलूबा गिवन मास के अंदर आप सोडियम क्लोराइड के कितने मोल होंगे, तो बासानी आप कोई केमिकल प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था पहला फार्मूला। दूसरे फार्मूले के अंदर आप कह सकते हैं कि मोल मसावी है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई आपका 22.41 dm³। अगर आपके पास कोई मास के अंदर चीज़ नहीं है, आपके अंदर कोई आप के यहाँ कोई गैस मौजूद है, तो आप सिलेंडर में दे सकते हैं कि STP के अंदर कोई भी गैस मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वो कितना है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 273 केल्विन आप ले सकते हैं टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर 180 आप लेंगे, और आपका जो क्या होगा जो है ये आपका होगा सेंटीग्रेड में, केल्विन में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इन द फॉर्म ऑफ Hg लेंगे, और ये आपका 760 है mm, ये भी आप Hg में लेंगे। इसी तरह आप 76 cm भी ले सकते हैं या 76 टॉर भी ले सकते हैं। तो ये आपके 2 फार्मूले थे कि आपके पास कोई वॉल्यूम है तो इसको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास गिवन मोल आ जाएंगे। तो ये नंबर 3 आप देख लें। नंबर 3 जो आपका मोल का फार्मूला है कि मोल मसावी है आपका होगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाई आपका एवोगाड्रो नंबर 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23। तो आप मोल मालूम कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस शुरू करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मेरे पास मास है, किसी भी चीज़ का मास है, तो आप उसको पहले फार्मूला का सहारा लेकर उसे मोल मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गैस है और आप उसको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रख लें तो आप उसके मोल मालूम कर सकते हैं। या आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ज़र्रे हैं, तो उस तीसरे फार्मूला का सहारा लेकर आप मोल मालूम कर सकते हैं। याद रखें कि हर गेम के अंदर फ़िक्स खिलाड़ी होते हैं, हर प्रोसेस के लिए ख़ास तनासब होता है। इसी तरह केमिस्ट्री की हर रिएक्शन के लिए ख़ास नंबर ऑफ़ एलिमेंट की ज़रूरत होगी, जिनको मालूम करना, जिनको आप हैंडल कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मोल का सहारा लेकर। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। देखें,
एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर, जैसे कि आप नाम को देखते हैं कि ये एवोगाड्रो के नाम से मशहूर है। एक साइंसदान था, इटालियन केमिस्ट था, इटालियन, और इसका नाम था, पूरा इसका नाम था एमिडियो एवोगाड्रो। एमिडियो एवोगाड्रो। वो एक क्या था, वो कोई ख़ास इसका किरदार नहीं है उसका एवोगाड्रो नंबर को मालूम करने में। नहीं, एवोगाड्रो नंबर जो है जिसको हम कहते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23, याद रखें कि ये नंबर एवोगाड्रो ने मालूम नहीं किया था। किसने मालूम किया था? एक साइंसदान है जिसने एवोगाड्रो नंबर को कैलकुलेट किया था, और कैसे कैलकुलेट किया था उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन वो कौन सा साइंसदान है? उसका नाम था J.B. पेरी। ये एक साइंसदान था और आता है 1909 में, और एवोगाड्रो नंबर को कैलकुलेट करता है। कैसे? एवोगाड्रो ने भी कुछ क्लेम किया था, और एवोगाड्रो ने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। कैसे? इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस at STP contain equal number of particle which is equal to 6.022 या 23 इंटू 10⁻23। लेकिन ये कैलकुलेशन किसने की थी? J.B. प्रीन ने। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल। द नंबर ऑफ पार्टिकल, फॉर एग्जांपल 18 ग्राम of water is equal to H2O 18 gram is equal to 1 mole. 1 mole is equal to 6.023 into 10⁻23। किसी भी चीज़ का 1 मोल उसके अंदर मौजूद ज़र्रों की तादाद क्या होगी? 6.023। या किसी भी गैस का STP पर जो वॉल्यूम है उसके अंदर इतने ज़र्रे होंगे। तो एवोगाड्रो नंबर उस तादाद को कहते हैं जो 1 मोल के अंदर मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास क्या है? 1। अब उसको ग्राम में लिख लें, ये आपने पढ़ा कि किसके बराबर होगा? 1 मोल। तो आप 1 किसी भी चीज़ का 1 मोल उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे। किस चीज़ के? हाइड्रोजन के पार्टिकल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका आप मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लें। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12, और उसका ऑक्सीजन का है 16 इंटू 2। आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 32, आपके पास 44 आ जाएगा। तो 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल के अंदर ज़र्रों की तादाद इक्वल होगी। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का 1 मोल उसके अंदर जो तादाद मौजूद है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.023 इंटू 10⁻23 होगा, जिसको आप एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ठीक हो गया? गुड। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। मैंने भी पहले भी आपको बताया कि एवोगाड्रो नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है कि एवोगाड्रो नंबर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला के चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन divided by charge on 1 electron. Charge on 1 electron divided by charge on 1 mole of electron divided by charge on 1 electron. तो आप देख सकते हैं कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास बराबर होगा 9.65 इंटू 10⁻⁴ कूलम डिवाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है
आपको ये याद रखना होगा 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर आप उसको ऊपर ले लें और इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका कैलकुलेशन था किसका, एवोगाड्रो का। तो मैंने पहले भी बताया कि एवोगाड्रो नंबर को मालूम किसने किया था, दूसरे साइंसदानों ने किया था, लेकिन चूँकि खिदमत बहुत ज़्यादा है एवोगाड्रो की, तो उस बुनियाद पर उन्होंने उसको एवोगाड्रो का नंबर दिया। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े छोटे छोटे। एक स्टाइकोमेट्री पढ़ा कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्री। क्वांटिटेटिव स्टडी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा मोल, कि मोल क्या है। तो मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एटॉमिक मास ऑफ एटम, या नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मोलिकुलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। कि किसी भी चीज़ के अंदर उसका अगर आप मोलिकुलर मास ले लें, उसको ग्राम में ले लें, तो उस ग्राम के अंदर जो ज़र्रे होंगे, जो मिकदार होगी, वो 1 मोल होगी, काउंटिंग यूनिट। एवोगाड्रो नंबर उस मोल के अंदर मौजूद तादाद को ज़ाहिर करता है, जिसको J.B. प्रीन ने मालूम किया था। एवोगाड्रो नंबर एमिडो एवोगाड्रो ने मालूम नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारे हिंट्स थे आपको समझाने के लिए। इस लेक्चर के बाद मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दूंगा जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, और उन नोट्स की मदद से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।